मुख्य अतिथि जो हमारे बीच में आए हैं उनको मंच की ओर लेकर आए। श्रीमान नवीन जी जैन, एन IAS ऑफ 2001 बैच, राइट नाउ डेजिग्नेटेड एज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन। निवेदन करना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ, आप सर आए। अरे आवाज बहुत सारी आएगी, मैं हरियाणा का आदमी हूं। आवाज तो मेरी बहुत सारी है, और जो ये बीच में चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, मैं स्कूल एजुकेशन का सेक्रेटरी हूं, कान पकड़ के बाहर भी निकाल सकता हूं, ठीक है ना। तो मेरे 65,000 स्कूलों में 4 लाख टीचर ये काम कर रहे हैं, तो जब मैं कर पाऊंगा तभी तो जाओगे। और भाई ये जो आवाज यहां पे अपन बीच बीच में निकालते हैं ना, ये एग्जाम में निकालो बढ़िया से अटेम्प्ट करके, ठीक है ना, तो फिर मजा आएगा यहां खड़े होने में, ठीक है। अब जरा सुन लो थोड़ा बहुत। तो आप लोगों को मुझे कहा गया है कि कुछ ऐसी बातें बता दे जो काम की हो, तो मैं तो वही बातें बोलूंगा जो मैंने सीखी हैं। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, मैंने कॉमर्स किया, मैंने भाई लगता है इस बार हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, इतना दुख मत मनाओ, नीचे आ जाओगे थोड़ी जल्दी, और थोड़े दिन यहां भी आ जाओगे। अब जरा सुन ले यार, है ना, बहुत हो गया यार। अपन स्कूल कॉलेज में हुटिंग करते ही रह गए, फिर क्या करें, फिर कभी पहुंच नहीं पाए ना, तो इसलिए अब जरा सुन ले। तो अब तूने सुनी होती तो तू जल्दी पहुंच जाता, इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। तो मैं बीकॉम ऑनर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, और मेरा कोई इरादा नहीं था गवर्नमेंट सेक्टर में आने का, मैं साफ बता देता हूं। और मैं ये सोचा करता था कि गवर्नमेंट हाईली अनप्रोडक्टिव बिजनेस है, यहाँ पे काम नहीं होता होगा। मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था, तो गवर्नमेंट के बारे में मेरे वैसे ही थॉट्स थे जैसे आप सबके आज के दिन हैं। तो मैंने कंपनी सेक्रेटरी साथ के साथ कर लिया, फिर कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स कर लिया। तो मैं मास्टर ऑफ फाइनेंस करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जब काम करने लगा, तो मुझे लगा कि यार ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत थोड़े लोगों के साथ डील करना पड़ता है। अगर मुझे कुछ करना है ज़्यादा, तो मेरे दोस्त जो मुझे शुरू से कहा करते थे कि एक बार सिविल सर्विस की तैयारी कर ले, तो फिर मैंने कहा कि लेकिन अब मेरी बस निकल गई, क्योंकि कॉमर्स लेके तो सिविल सर्विस कोई नहीं करता। 98-99 में ऐसा मौसम होता था कि भाई अगर सिविल सर्विस करनी है तो या तो ह्यूमैनिटीज़ होना चाहिए या फिर साइंस होना चाहिए। कॉमर्स वालों को ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं देते थे इस चीज़ में। तो मैंने कहा कि यार मैंने 91 से लेकर 98 तक सिर्फ कॉमर्स पढ़ी, और तुम कह रहे हो कि ऑप्शनल में कॉमर्स लेना अच्छा नहीं है, तो फिर मेरे लिए सिविल सर्विस का रास्ता तो बंद ही है, तो यूपीएससी तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन मुझे कहा कि कोई बात नहीं यार, एक बार ट्राई करके देख लो, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को ऑप्ट करके भी देख लो क्या दिक्कत है। तो मैंने ऑप्ट कर लिया, और मैंने ऑप्ट करने के बाद जब वो एग्जाम दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू भी दे दिया। ये 99 के अटेम्प्ट की बात है, 2000 में रिजल्ट आता है, आपको पता ही है। और जब मैंने 2000 में इंटरव्यू दिया, तो आपको ये लगता है कि फर्स्ट टाइम में भगवान आपका प्री मेंस इंटरव्यू वो भी शानदार हो गया है, तो आपको लगता है कि पहली बार में ही बनाएगा, आप उसमें आ जाते हैं। और आपको एक और ट्रेजेडी पता होगी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, क्योंकि आप सबने दिया होगा ज्यादातर ने, कि जब इसका पिछले साल का फाइनल रिजल्ट आता है तो अगला प्री सिर पे होता है, जैसे इस साल भी था एग्जैक्टली, है क्या नहीं। 7 दिन बाद अगला प्री, और पिछले प्री का रिजल्ट आया नहीं है। आदमी सोच रहा होता है कि प्री की तैयारी करूं कि नहीं करूं। करंट अफेयर पढ़ने में उसका मन ही नहीं लग रहा होता बेचारे का, कि पढ़ूंगे नहीं पढ़ूं, क्योंकि हो सकता है मैं बनी जाऊं, और वो भी अच्छे से बन जाऊं, और हो सकता है कि रह जाऊं, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता, बहुत बड़ा गैम्बल है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मैंने कहा यार हो जाएगा, और मैंने तैयारी तो शुरू कर दी थी। नेचुरली प्री की तैयारी पूरी थी अपनी 2000 अटेम्प्ट वाले की, और मुझे बहुत अच्छा रैंक नहीं मिला, तो जो सर्विस मिली मैं सेटिस्फाइड नहीं था, और मैंने 2000 में दोबारा प्री दिया। आप लोग इतिहास को टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो जीएस का सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन हुआ था वो 2000 में हुआ था, उसके बाद से ऐड होता जा रहा है। तो 2000 में पूरा सिलेबस चेंज हो गया, तो मैं समझ गया कि भगवान नहीं चाहता कि अपन सिविल सर्विस में जाएं। वो पहले ही लग रहा था, ये तो अपन किसी की बातों में आगे प्री मेंस क्लियर हो गया तो ऐसे ही जोड़ लिया सब कुछ, तो नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही ठीक है, बी ग्रुप की सर्विस में तो नहीं जाना है। लेकिन मैंने 2000 का अटेम्प्ट दे दिया, मेरा दूसरा ऑप्शनल जो था उसका भी सिलेबस चेंज हो गया, मैंने उसकी भी तैयारी करी,
और फाइनली 2001 में मई का महीना आ गया, जिस महीने बम फूटता है कि भाई या तो आप कुछ बनोगे या आप कुछ नहीं रहोगे। ऐसा ही तो होता है जिस दिन रिजल्ट आता है, या तो आप बहुत कुछ बनोगे या कुछ भी नहीं रहोगे। एक बार तो ऐसा होता ही है। तो वो वाली फीलिंग थी। 2001 में आप में से कई पैदा भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, या पैदा होने वाले होंगे। तो जो है वहां पे इंटरनेट जो है वो इंडिया में आया था। मतलब इंटरनेट बहुत अच्छी स्पीड से नहीं चलता था। 2001 में अगर आप इंटरनेट यूज करना चाहते हैं तो पर आवर चार्जेस होते थे। कैफेज तो आज भी हैं, लेकिन उन कैफे के अंदर इंटरनेट बहुत स्लो चलता था। तो मुझे किसी ने कहा कि रिजल्ट आने वाला है, 4 बजे आज रिजल्ट आएगा। आजकल तो पता लग जाता है, बच्चे बच्चे को पता लग जाता है कि यूपीएससी का रिजल्ट आ रहा है। उस समय बड़ी मुश्किल से अखबार में खबर आती थी कि आज शायद रिजल्ट आएगा। तो मैं आपको उस समय की बात बता रहा हूं, क्योंकि आप में से ज्यादातर जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं 900 प्लस और जो आज यहां बैठे हैं, आपने वो महसूस किया होगा कि वो उस समय का अपनी फीलिंग्स क्या होती हैं। तो मैं इंटरनेट कैफे में गया। मेरे घर से कुछ दूर एक इंटरनेट कैफे था। मैं दिल्ली में तैयारी करता था। तो वहां पर अब इंटरनेट की स्पीड इतनी कम है कि वो बड़ी मुश्किल से तो साइट खुले, फिर साइट खुलने के बाद पहला होम पेज खुले, और फिर उसमें आप रोल नंबर डालें तो वो ना खुल के दे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। और फिर आपको धीरे धीरे जब पूरा पेज निकलता है तो पता चलता है कि भाई आपका रैंक है 27th रैंक है। तो आपको विश्वास नहीं होता कि 27th। यार अपन तो मान के चल रहे थे कि आईआरएस बन जाएंगे, क्योंकि कॉमर्स के साथ आईएएस तो कोई नहीं बना रहा था अपने को। अपन तो रेवेन्यू सर्विस भी ठीक थे। तो फिर मैंने, और अब यहां पे क्या होता है, फिर अपनी वही वाली बुद्धि शुरू हो जाती है। जब आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आप कहते हैं अब मैं यूपीएससी जाके भी चेक करके आऊंगा। वो होता है ना, जो चीज अच्छी होती है वो तो बार बार देखने में मजा आता है, वो चीज तो बार बार पढ़ने में मजा आता है। तो फिर उसके बाद स्कूटर उठा के मैं यूपीएससी गया, फिर वहां पे देखा, फिर वहां से मैंने फोन किया। मैंने कहा भैया हो गया है, ये तो ठीक हो गया है। जो भी मई थी वो 15-16 मई, तो उस दिन के बाद लाइफ चेंज हो जाती है। लेकिन उस दिन एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हुई, और जो अब बहुत सारी कोटेशंस में पढ़ते हैं कि क्या वन टाइम सक्सेस नाम की कोई चीज होती है क्या। ये मैं उनको सलाह दे रहा हूं जिनका सिलेक्शन हो गया है और जो अब अगले जीवन के दूसरे कदम में एंटर करने वाले हैं, क्योंकि अब मुझे 22 साल हो गए उस मोमेंट को जिए हुए। मई 21 में मैंने वो मोमेंट जिया था, मई 2001 में जिया था। मैं एक बात और बता रहा था, जब सुरेश जी मेरे पास आए, मैं इनसे मिला, तो मैंने सुरेश जी को एक बात बताया। मैंने कहा सुरेश जी आपको एक राज की बात बताता हूं, शायद किसी को नहीं पता, क्योंकि मैंने ये कभी किसी को बताया नहीं। मैंने कहा जब मैं वो एग्जाम की तैयारी कर रहा था, पहले वाले की और दूसरे वाले के बीच में फंसा हुआ था, तो एसएससी का फॉर्म निकला, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। तो होता है ना, इंसान ये सोचता है कि यार अब, अच्छा मेरी शादी हो गई थी, मैं 22 में ही मैरिड था, तो मैं ये सारे अटेम्प्ट ले रहा था। उस समय मेरी तरफ एक परिवार नहीं देख रहा था, 2 परिवार देख रहे थे। आप समझ रहे हो, यानी कि ससुराल भी देख रहा था और मायका भी देख रहा था कि ये होता है कि नहीं होता है। ये बड़ी बीमारी थी। तो अब जो है अपन सोचते हैं कि यार इज्जत बचाने के लिए कोई वही एग्जाम तो पास कर दें ताकि साले इज्जत तो करें अपनी। तो मैंने एसएससी का फॉर्म भर दिया। तो मैंने कहा एसएससी का फॉर्म भर देता हूं, एग्जाम दे दिया। नेचुरली मैंने हक के साथ एग्जाम दिया, ऐसा कुछ नहीं है, तैयारी तो उसकी भी बहुत सॉलिड होती है। एसएससी का एग्जाम दे दिया, हक के साथ एग्जाम दे दिया, हक के साथ इंटरव्यू आया। वो लोधी रोड में कोई सीजीओ कॉम्प्लेक्स में मेरा इंटरव्यू था। ओके, तो मैं वहां गया इंटरव्यू देने के लिए। तो जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो वो आदमी मेरे से कहता है, मुझे याद है सरदार जी थे, उन्होंने मेरे से कहा आप यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं करते हो, आपकी तो अच्छी खासी तैयारी है। तो मैंने कहा सर वो दे रखा है, मेंस का रिजल्ट की वेट कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा है कि आपको एसएससी ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी। वो सरदार जी का स्टेटमेंट था कि मुझे लगता है कि आपको एसएससी ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी, आपका यूपीएससी में हो जाएगा। उनकी दुआ थी और बाकी लोगों की भी थी, तो हो गया। और मुझे याद है कि मेरे मेंस का रिजल्ट आने के बाद, मेरे इंटरव्यू के बाद, मेरे पास उसकी चिट्ठी भी आई थी एसएससी की। मेरा सिलेक्शन हो गया था, अच्छा खासा रैंक था। तो शायद गुजरात में मैं कहीं इनकम टैक्स का कोई ऑफिसर होता, मुझे ऐसा ध्यान है, क्योंकि ज़्यादातर वैकेंसी ऐसी सिटीज़ में ही होती हैं, कमर्शियल सिटीज़ में। बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा आपको मौका मिलता है। और डेफिनेटली जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। मैंने आपको शेयर किया है कि दिस इज समथिंग विच एवरीबडी अटेम्प्ट्स। अब यूपीएससी आपका निकल गया, चांस की बात है, आपने राजस्थान का ऑर्डर मिल गया। मैं हरियाणा से बिलोंग करता था, अब दीवार फांदने जैसा ही है राजस्थान में आना हरियाणा वालों के लिए। तो कार्डर अच्छा था तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया, 22 साल से यहाँ हूँ। अब आपके दिमाग में अटक गया होगा, मैंने एक बात बोल दी थी कि एक बात पता चली सिलेक्शन के बाद, वो वाली बात पे आ जाता हूं, क्योंकि शायद यही मैसेज देने में आपको यहाँ आया हूं, क्योंकि उसके बाद की कहानी मैं जानता हूं। फिर ये पता चला कि ये जो यूपीएससी का एग्जाम था, प्री, मेंस और इंटरव्यू,
ये तो केवल एक शुरुआत थी यार। ये तो वो एग्जाम था जिसका सिलेबस डिक्लेयर हुआ था, जिसका एक सेंटर था, जिसमें जाके मुझे एग्जाम देना था, और फिर मेरे लिए कट ऑफ थी। मैं चेक कर सकता था कि मैं क्यों सेलेक्ट हुआ या मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद हर रोज मुझे ऐसे ऐसे एग्जाम देने हैं जिसका कोई सिलेबस ही नहीं होता। और एग्जाम लेने वाले लोग कोई भी हो सकते हैं। आम जनता एग्जाम ले सकती है, मीडिया एग्जाम ले सकता है, जुडिशरी एग्जाम ले सकती है, सबऑर्डिनेट एग्जाम ले सकता है सुपीरियर के साथ साथ, कि देखूं तो सही मेरे बॉस को कितना आता है। तो ये ऐसा एग्जाम होता है फिर उसके बाद। इसीलिए आप जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट होकर किसी पोजीशन को ज्वाइन करते हैं तो याद रखिए आपने अरावली चढ़ा है, उसके बाद हिमालयाज बाकी है, ऐसा हो जाता है वो। क्योंकि आगे की जिंदगी में आपका हर रोज टेस्ट होता है, वो भी बिना सिलेबस होता है और आपको वो पास करना पड़ता है। अदरवाइज हर साल, हर 2 साल में, हर महीने आपको एम्बेरेसिंग सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। तो अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है कि आज मैं अगर कोई चीज जल्दी टाइप करना चाहता हूं तो मैं गूगल डॉक पे जाके वॉइस से टाइप कर लेता हूं क्या? मैं अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीके से अपडेट कर रहा हूं क्या? मैं जानता हूं क्या कि ई एजुकेशन राजस्थान में फैलानी है तो खुद मेरे फंडे क्लियर हैं क्या? तो ये सारी अपडेशन आपको करनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूं कि वन टाइम सक्सेस नाम की कोई चीज होती नहीं है। इसमें लगातार अगर आप कंटिन्यूअस सक्सेस चाहते हैं तो आपके एफर्ट्स भी कंटिन्यूअस होने चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एक सक्सेस पे हमें रुक के हम आराम नहीं कर सकते, ये लगातार चलता है। इवन हमारी जॉब में अगर आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए, फिर आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बन गए, चीफ सेक्रेटरी बन गए, संघर्ष जारी रहता है, कभी नहीं रुकता है। और जो अपने आप को लगातार अपडेट रखते हैं, मैंने देखा है कि उन्हीं की डिमांड होती है। हम लोग ये कह देते हैं ना, सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार में तो एक बार घुसने की जरूरत होती है, सरकार में घुस गए तो बस मजे ही मजे हैं। हम उन आदमियों को ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिल नहीं रहे हैं 20 साल से। कहाँ हैं वो सारे जो ये सब कह रहे थे? कहीं नहीं मिल रहे वो, कि भाई तुम तो ये सब बता रहे थे, तुमने ये तो बताया ही नहीं था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएंगे, कभी कोई पूछेगा कभी कोई पूछेगा, और एक को जवाब देते थे तो फिर वो आ जाता है मैंने नहीं सुना, मुझे भी दो, ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए कोई ओएमआर शीट नहीं होती है, जो भी है बिल्कुल आमने सामने होता है, ठोक के। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों का सिलेक्शन बाय द वे इस साल थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, या आप उससे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सब लोगों से भी एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डोंट लूज योर हार्ट। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसके ऊपर तो बहुत सारे आर्टिकल हैं, इसके ऊपर तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के, तो भाई और क्या बोला जा सकता है? अब कोई अलग से ये थोड़ी बोल देगा कि नहीं नहीं फेलियर तो फेलियर ही है। बोलना तो यही पड़ेगा कि भाई फेलियर तो आता ही है। मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में देखा है, फेस किया है, 7 दिन पहले पता चला यू आर नोवेयर, तो देना पड़ता है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हो ना यार, चाहे आप यूपीएससी की करो, चाहे आप आरपीएससी की करो, और चाहे आप एसएससी की करो, और चाहे यूपी या एमपी वाली करो, आप लूज कुछ नहीं करते हैं। यहां कुछ पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, मैं पेरेंट्स को भी एक बात जरूर कहना चाहता हूं। पेरेंट्स क्या होते हैं कि बिल्कुल मियाद दे देते हैं, जैसे कोई किडनैपर होता है ना, वो मियाद दे देता है कि 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो मार डालूंगा, उस टाइप का दे देते हो आप लोग भी। ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ कि बड़ा, खासकर लड़कियों के साथ, कि बेटा अब तुम 21-22 की हो गई हो, मैं तुम्हें 2 साल देती हूं या देता हूं या देते हैं, और अगर तुमने इन 2 साल में कुछ कर लिया तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो बेटा फिर हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, आखिर में सोसाइटी भी है। तो आप जब ये सारी बातें कह रहे होते हो तो मुझे समझ में नहीं आता कि फाइनल मैसेज क्या मिलता होगा। जरूरी नहीं है ये बड़ी, हम सारे जो ह्यूमन बींग्स है ना, हमारी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 2 अटेम्प्ट हो गए हैं तो तीसरे अटेम्प्ट में तो हम अपना अधिकार मानने लगते हैं। अरे यार मैं 2 साल से लाल कोठी में रह रहा हूं, टोंक फाटक में अपने चप्पलें घिसा रहा हूं, और अब मैं अजमेर रोड पे कैसे कैसे हालात में रह रहा हूं, दिन में छोले कुलचे खाता हूं, रात को 10 रुपए वाला डोसा खाता हूं। हम अपने आप को बड़ा विक्टिमाइज महसूस करने लगते हैं, बहुत जल्दी महसूस करने लगते हैं। अरे खा तो रहे हो, ऐसे भी बहुत सारे हैं जो खा भी नहीं रहे हैं। सर 4 जने एक कमरे में सोते हैं, आपको क्या पता कैसे सोते हैं? भाई छत तो है। ऐसे हालात भी आएंगे कभी कि आपको ऐसे ऐसे आंदोलन हुए हैं राजस्थान में कि अधिकारियों ने 5-5, 6-6 दिन तक छत नहीं देखी है, सड़क पे ही सोए हैं, सड़क पे ही, वहां पर ही सब कुछ हुआ है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पेरेंट्स से कि थोड़ा सा समय दे दीजिए। अगर आप रियली चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके फैमिली का नाम रोशन करे और अपने करियर को भारत की सेवा की दिशा में अग्रसर करे, थोड़ा समय ठीक से दे दीजिए। और दूसरा आप सब लोगों से यह कहना चाहता हूं कि फेलियर्स के अटेम्प्ट जब आते हैं तो नॉर्मली हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं। हम कंपैरिजन बहुत जल्दी करते हैं। हमारी लाइफ बचपन से शुरू हो जाती है कंपैरिजन की, और मरने तक हम कंपैरिजन करना नहीं भूलते। बचपन का कंपैरिजन
मेरे भाई को मेरी बहन को ज्यादा मिलता है मम्मी पापा से, मुझे कम मिलता है। वहां से शुरू हो जाता है 2 साल से, और उसके बाद मुझे लगता है कि मरने के बाद भी ये लगता होगा लकड़ियां थोड़ी कम है, थोड़ी और हो सकती थी। तो ये कंपेयर जाता नहीं है दिमाग से। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, यस, कुछ लोग जरूर ऐसे सफल हो रहे होंगे जो आपसे कम कैपेबल थे, जरूर हो रहे होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आप ज्यादा शार्प थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनसे आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो इस लेवल की सफलता प्राप्त करेंगे। होते हैं यार, हम सबकी लाइफ में थे। लेकिन उन सबको देख के अपने आप को डिस्करेज करना चाहते हो तो हो जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डिस्करेज होते हो तो एक ही इंसान को फर्क पड़ता है, वो आप खुद हो। तो इसीलिए अगर आप और लोगों को एडवांटेज देना चाहते हो, खुद अपने आप को दुखी रखना चाहते हो, तो आपका माइंड है भैया, आपको इससे काम लेना है, आपकी थॉट्स हैं। लेकिन ये डेफिनेट है कि फेलियर्स, अगर हम कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई फेलियर होता है, हाँ, एक मतलब में फेलियर ये होता है कि आप एक लिस्ट में नहीं आ पाए, इतना फेलियर मैं मान सकता हूं। एक पर्टिकुलर लिस्ट थी, उसमें इतने लोग आने थे, उसमें आप नहीं आ पाए, वो आपका फेलियर आप थोड़ा सा मान सकते हो। लेकिन जो ये कहता है मैंने मेरी लाइफ के 3 साल खराब कर दिए, 5 साल खराब कर दिए, आप अपनी जानकारी इंडिया के 150 करोड़ लोगों से चेक कर लीजिए, आप पहले 10% में हैं नॉलेज के मामले में, आप पहले 10% में हैं। 140 करोड़ लोगों को इतनी जानकारी नहीं होगी जितनी आपकी हो गई होगी, क्योंकि आपको अब सब कुछ देखना आ गया है मैप के अंदर, चाहे वो वर्ल्ड का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो किसी का भी हो, आपको आता है वो देखना। तो इसलिए अपने आप को अगर आप ये फील करते हैं कि एग्जाम देने के बाद आप लूज करते हैं, कुछ भी गेन नहीं करते हैं, तो ये हमारी गलत थॉट है। हम लोगों को बहुत फायदा होता है एग्जाम की तैयारी करने से। और आजकल तो आप इतनी सारी वो सीरीज देख ही रहे होंगे, संदीप भैया और वो, ठीक है ना, वो सारी सीरीज आप देखते ही हो कि भैया मैं खुद नहीं बना तो क्या हुआ, मैंने कितनों को बना दिया। और यहाँ जो टीचर्स बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि उनके अंदर ये फीलिंग तो आती ही होगी। और मैं आप लोगों को जो बात कहूंगा, मैं वो बात कहूंगा जो मैं मेरे टीचर्स को कह रहा हूं इन दिनों में। मैं मेरे टीचर्स को स्कूल एजुकेशन में एक बात समझा रहा हूं कि जब मैं घर में कोई फूलों की अच्छी बेल लगाता हूं, ठीक है, आपको ध्यान होगा जब फूलों की बेल अपन लाते हैं कोई भी अच्छी से अच्छी, वो पहले तो 2-4 फुट की होती है, आपको उसके साथ एक रस्सी बांधनी पड़ती है, आप उसको रस्सी बांध के 7 फुट पे बांध देते हैं। धीरे धीरे वो बेल जो 4 फुट की होती है वो 7 फुट की रस्सी को कवर करती है और फिर छत पे चढ़ जाती है, और छत पे चढ़ने के बाद पूरे घर पे फैल जाती है, रस्सी वहीं रह जाती है 7 फुट पे। तो रस्सी को ये दुख नहीं होना चाहिए कि मैं ऊपर नहीं गई, रस्सी को ये सुख होना चाहिए कि मेरी वजह से बेल आसमान पे गई। तो ये वाली चीज अगर आप महसूस करेंगे तो ये टीचर्स के लिए था, आपके लिए था, क्योंकि आप लोग अब बहुत सारे ऐसी बेल्स को ऊपर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो बेल अब अपने सहारे पे है, तो आपको खोल के किसी और बेल पे बांधा जा सकता है और आप बांध लेते हो खुद को। नया बैच, नए लोग, तो ऐसा आप कर रहे होंगे। एक आखिरी बात और कह देता हूं, बहुत सारे लोग डायलॉग मारते हैं, पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस। मेरे से आप एक आम आदमी के तौर पे पूछिए, मेरी थिंकिंग इस मामले में बड़ी आम आदमी जैसी है, और मैं इस बात के लिए अपने आप को बड़ा लक्की समझता हूं कि मैं डाउन टू अर्थ बात कर पाता हूं। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरी तैयारी में कहां कमी रही, या मेरे से कोई सिंपल सवाल में पूछता है कि मैं क्या अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाया, या मेरे से कोई पूछता है कि कौन सा चैलेंज मैं सही से टैकल नहीं कर पाया। तो मैं उसको बड़ा सिंपल जवाब दिया करता हूं। एक छोटी सी स्टोरी मैंने कोई 25 साल पहले सुनी थी, लेकिन इतनी रेलेवेंट है आज तो कि आप लोग सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगी, और आप इस स्टोरी को याद करेंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाया करेंगे। जब भी आपको यह सवाल आए, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव, अपॉर्चुनिटी वर्सेस चैलेंज, तो आपको देख लीजिए आपकी बात का जवाब भी इसमें आ जाएगा। नॉर्मली कोई भी इंसान अपने आप को ना नेगेटिव थिंकिंग का नहीं मानता। मैं आपसे अभी आगे पूछूंगा ना, यार आप पॉजिटिव थिंकिंग के हो कि नेगेटिव थिंकिंग के हो? सर मैं पॉजिटिव थिंकिंग का हूं। यार आप कैसा सोचते हो? सर मैं सकारात्मक सोचता हूं। यार ये गिलास आधा खाली है कि भरा हुआ है? वो आपने स्टोरी सुन रखी है, आधा भरा हुआ है, खाली नहीं है। लेकिन इन बातों को करने से पता नहीं चलता कि आप कितने पॉजिटिव हैं, या कितने सकारात्मक हैं, या कितने कंस्ट्रक्टिव हैं। इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा, इस कहानी में वो फॉर्मूला आ जाएगा। ये बड़ी छोटी सी एक कहानी है, लेकिन मुझे बहुत इंस्पायर करती है, और मैंने इसके थ्रू बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। तो ये कहानी मैं आज इतने सारे लोगों के बीच में सुनाना चाहता हूं, आप इसको देखिएगा। एक फादर थे, उसके 2 बेटे थे। उनमें से एक जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग का था और एक नेगेटिव थिंकिंग का था। अब उसके दोस्त आके पूछते हैं कि यार तेरे को ये कैसे पता चलता है कि ये वाला लड़का तो पॉजिटिव थिंकिंग का है और ये नेगेटिव थिंकिंग का है, तो कैसे पता लगाता है? उसने कहा बहुत आसान है, चलो मेरे साथ। वो पिताजी अपने दोस्त को दोनों बेटों के कमरों की तरफ लेके जाता है, और पहले बेटे के कमरे में
बहुत अच्छे अच्छे टॉयज भर देता है, बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स से चलने वाले टॉयज भर देता है, जो आज तक के सबसे बढ़िया टॉयज हैं, पूरे कमरे में फुल कर देता है। सेकंड बच्चे के कमरे में वो जाता है और वहां पे जो घोड़ा होता है उसकी जो लीद होती है, यानी कि गोबर, हॉर्स डंग, उसको भर देता है। अब उसका दोस्त बड़ा सरप्राइज होता है, जैसे आप हुए कि यार ये क्या है, लेकिन दोस्त को पता है कि ये कुछ पॉइंट प्रूव करेगा, इसीलिए ये सब हो रहा है, तो वो चुपचाप देख रहा है। 3 घंटे बाद वो वापस जाते हैं उन्हीं कमरों में। अब वो पिताजी कहता है अपने दोस्त को कि मेरे साथ चलो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। वो पहले कमरे में जाते हैं, जिस कमरे में क्या भरा हुआ था सारा, बहुत सारे टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मतलब बैटरी से चलने वाले बढ़िया बढ़िया खिलौने। अब वो बेटा वहां रो रहा है। अब आप सरप्राइज हो गए होंगे, वो बेटा वहां रो रहा है। तो दोस्त ने पूछा, अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? वो कहता है कि अरे अंकल, मेरे पापा का तो दिमाग खराब हो गया है। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे पापा ने ये खिलौने लाके भर दिए, अब ये सारे बैटरी से चलते हैं, डिस्चार्ज हो जाएंगे, मैं तो ये बैटरियां चार्ज करने में ही रह जाऊंगा, और मेरे दोस्त आएंगे, छेड़खानी करेंगे, फालतू में तोड़ तुड़ा देंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मेरे तो मुसीबत कर दी पापा ने। तो दोस्त ने कुछ सोचा, उसने कहा हाँ बेटा रोना ही चाहिए, रो। अब वो नेक्स्ट कमरे में जाते हैं, जिस कमरे में गोबर की लीद, घोड़े की लीद भरी हुई थी, उसमें बदबू भी फैल चुकी है, लेकिन वो बेटा खुश है, मतलब बस खुशी के मारे कूद नहीं रहा है, लेकिन वो पूरा खुश है। अब आप भी सरप्राइज हुए होंगे, वो भी सरप्राइज हुआ। उसने कहा बेटा खुश होने जैसी तो यहां कोई बात नहीं है, गंदगी है, गोबर है, बदबू है, खुश होने वाली क्या बात है? अब वो जो बेटा जवाब देता है ना, वो इसकी पंच लाइन है, इस कहानी की पंच लाइन है, और वही मेरा मैसेज है। बेटा जो जवाब देता है वो सुनने वाला है। वो कहता है कि अंकल, मैं मेरे पापा को जानता हूं, अगर यहां लीद पड़ी है तो घोड़ा भी आसपास होगा, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। ये इसकी पंच लाइन थी। अब इसको समझते हैं। पहले बेटे के कमरे में खिलौने भरे हुए थे, खिलौने मींस अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद, लेकिन उसको उसमें क्या दिखा? चैलेंज, कि कोई तोड़ देगा, मुझे रिचार्ज कराना पड़ेगा। उसको अपॉर्चुनिटी की जगह क्या दिखाई दिया? उसको चैलेंज दिखाई दिया। लेकिन दूसरे बेटे के कमरे में गोबर भरा हुआ था, जो एक चैलेंज था कि साफ करना पड़ेगा, लेकिन उसने उस चैलेंज की बजाय उसमें मैसेज ढूंढ लिया कि अगर लीद है तो डेफिनेटली घोड़ा कहीं आसपास है, छुपाया हुआ। तो ये देख लीजिए, लाइफ में जब कभी भी आप लोग इस नेचर के हो जाते हैं कि आप अपॉर्चुनिटी के अंदर भी चैलेंज ढूंढने लगते हैं, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, आप नेगेटिव थिंकिंग के लोग हैं। लेकिन उल्टा, जब कोई गलत चीज में, बुरी लगने वाली चीज में भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगते हैं, तो इसका मतलब आप सकारात्मक सोच के इंसान हैं। मैं आपको अभी साबित करता हूं। एक आर्मी वॉर चल रही थी बहुत बड़ी। एक सिपाही आता है कमांडर के पास और कहता है, सर एक बुरी खबर है। बोला क्या? दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। कमांडर ने कहा वेरी गुड, अब कहीं भी गोली फायर करो, कोई ना कोई तो मरेगा। तो डिपेंड्स ऑन यू, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं सर तली में आ गया हूं, सर मैं अब घर से मुझे खर्चा नहीं मिलने वाला है, अब सर मैं सारे एग्जाम हार चुका हूं, अब सर बस मुझे लगता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा छोड़ के। या लड़कियों के मामले में, अब मुझे घर वाले और अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाले हैं, अब तो मुझे शादी करके कहीं कर देंगे, भेज देंगे। अरे भाई, आप तली में आ गए हो, पाताल लोक में आ गए हो, और नीचे नहीं जा सकते, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अब तुम केवल ऊपर ही जा सकते हो, देयर इज नो अदर वे, जंप, ऊपर की तरफ जाने का सोचो भाई। अब खोने को क्या बचा है? व्हाट यू हैव टू लॉस। अब आप बताइए, अब तो आप दुनिया के यही कह सकते हैं, बेटे तूने जो मेरा लेना था ले लिया, अब मैं तेरे को बताता हूं। तो ये तो आपकी थॉट्स पे है यार, कि आप पाताल लोक में जाके वही सुसाइड कमिट करेंगे या कूदते कूदते करेंगे। और हो सकता है कोई एक छलांग ऐसी लग जाए कि आप वाकई में बाहर आ जाएं, लेकिन हम वो ट्राई नहीं करना चाहते ना यार। टाइगर ये कहते हैं, टाइगर जो शेर होता है, बाघ होता है, या आपका लेपर्ड होता है, पैंथर होता है, वो दिन में अगर 10 ट्राई करता है तो 1 या 2 कामयाब होती हैं। ये तो आप डिस्कवरी पे देखते हैं यार। नहीं, 90% टाइम वो फेल होता है, लेकिन मरता तो नहीं है मांस की कमी की वजह से। जब बीज बिखेरे जाते हैं, मेरे ख्याल से करोड़ों बीज बिखेरे जाते हैं हेलीकॉप्टर से कई एरियाज में, उनमें से 5% भी नहीं फूटते, 95% खत्म हो जाते हैं, जानवर खा जाते हैं, हवा उड़ा के ले जाती है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया में वो काम होते हैं। तो ये हमारे साथ ऐसे कैसे है? एक अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो ये, दूसरे में नहीं हुआ तो आफत आ गई, तीसरे में तो मरेंगे यार, अब क्या है।
तो मैं तो आप लोगों से इतना ही कहना चाह रहा हूं, जरा एक बार संभाल लीजिए। कई बार सफलता थोड़ी दूर हो सकती है, 22 साल में नहीं 24 साल में हो सकती है, 26 में हो सकती है। अरे यार, सरकार को भी पता है कि सफलता दूर हो सकती है, तभी तो 30-35 रखे हैं, 25 पे लॉक कर देते हैं ना, खत्म। तो इसका मतलब यह है कि जस्ट चेंज योर माइंड और एक बार पूरे डेडिकेशन के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ, अपॉर्चुनिटी को तो चैलेंज में मत बदलो, रादर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करो, तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक, जिन लोगों को सक्सेस मिल जाए तो भैया बहुत ज्यादा दिन इस पे इतराना नहीं है, क्योंकि अगली चैलेंज तैयार है। और लगातार सक्सेस चाहिए तो मेहनत भी लगातार करनी पड़ती है, अलग अलग किस्म की मेहनत करनी पड़ती है। सेम कमरे में बैठ के एग्जाम देने वाली मेहनत नहीं रहती है, खुले में आके चैलेंज एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। तो जिन लोगों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और जिन लोगों का इस बार नहीं हुआ है, हो सकता है कि उनके लिए और बड़ी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही हो, तो इसलिए ये सोच के अपनी तैयारी करते रहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने टारगेट में जरूर कामयाब होंगे। जय हिंद।